वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग। वेक्टर्स में कई तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं, पर उनके लिए पहले पूरी एलिमेंट्री नॉलेज लेते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशंस पे चलेंगे। तो हमने वेक्टर रेजोल्यूशन सीखा था, रेजोल्यूशन इन 2D। ऐसे होता है वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। तो रेजोल्यूशन इन 3D सीखेंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D कैसे होगा। हेडिंग लगाओगे वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि क्यूब तुम्हें बनाना है, क्यूबॉइड भी ले सकते हो पर क्यूब ज़्यादा सिंपल रहेगा समझने में। 2 स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर उसके आधे से बीच में से काटते हुए, दूसरा स्क्वायर, इसको मान लो ऑरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर हो गया वाई एक्सिस और इधर हो गया जेड एक्सिस। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3D अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम क्या कर सकते हो, कमरे के कॉर्नर को ओरिजिन वो मान सकते हैं। तो जैसे ये भी कमरा है, इसके कॉर्नर को तुम ओरिजिन वो मान सकते हो, वहां से अपोजिट कॉर्नर को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ेगी वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। सपोज वेक्टर ओपी, जो एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल अभी मैटर नहीं करता, एंगल की बात बाद में करते हैं। अगर मैंने पी से परपेंडिकुलर डाला एक्स जेड प्लेन पर, ये एक्स जेड प्लेन है, ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन है, माना कि परपेंडिकुलर जाकर हिट करता है पॉइंट क्यू पर। अब अगर मैं क्यू से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ एक्स एक्सिस पर, तो ये मुझे कोई पॉइंट मिलता है सपोज एस। तो ये जो ओ एस होगा इसको मैं दिखा सकता हूँ, अगर इसको मैं मानता हूँ वेक्टर एफ, तो वेक्टर एफ का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे दिखा सकता हूँ। कंपोनेंट कैसे वो प्रूव करके दिखाएंगे भी। अगर मैं क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जेड एक्सिस पर, तो ये पॉइंट मुझे मिलता है सपोज टी। तो ये जो ओ से लेकर टी तक वेक्टर है, इसको मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग जेड डायरेक्शन एफ जेड। पर अगर मैं पी से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल देता हूँ वाई पर, डायरेक्ट डाल सकता हूँ। और ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डालूँ जो पॉइंट यू पर जाएगा, और यू से परपेंडिकुलर डालूंगा जो वाई पर जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये जो वेक्टर बना ये होगा एफ का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई। अब अगर इसमें दिखाना है कि वास्तव में एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड एफ के बराबर है, तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड की मदद लेते हैं, उससे दिखाना ज़्यादा आसान है। मैं जोड़ देता हूँ ओ क्यू को, ओ एस को एक वेक्टर मानते हुए, एस क्यू को दूसरा वेक्टर मानते हुए जो कि सेम ओरिएंटेशन में है, ओ क्यू को एक ऐसा वेक्टर मानते हैं जो अपोजिट ओरिएंटेशन में है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन फिगर मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू प्लस क्यू पी एफ के बराबर होगा ट्राइंगल ओ क्यू पी में। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू ओ पी। फिर ये जो ओ क्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ आल्सो इन ट्राइंगल ओ एस क्यू या ओ क्यू एस बोल देते हैं। ओ क्यू एस में ओ एस प्लस एस क्यू इक्वल टू ओ क्यू। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से मॉडिफाई करके रिलेशन लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ
from equation 1 and 2 OQ की वैल्यू रख दी मैंने OS plus SQ, OS plus SQ plus QP equal to OP। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल रहा है OP is nothing but F OS FX और जो QP है वो QP इक्वल है और पैरेलल है OY के, तो QP की जगह OY लिखकर हम लिख सकते हैं FY। और जो SQ है वो पैरेलल है और इक्वल है OT के, तो SQ की जगह OT लिखकर लिख सकते हैं FZ। तो रिलेशन हमारे पास आ जाता है F इक्वल टू FX प्लस FY प्लस FZ, जिसको मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर F इक्वल टू FX का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I कैप प्लस FY का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J कैप प्लस FZ का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर K कैप। अब क्योंकि इसका फॉर्मेट वैसे आ गया जैसे 2D रेजोल्यूशन में देखा था, इसके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट डेरिवेशन। ये जो वेक्टर मिला है हमें वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा F से दिखाएंगे तो वो होगा अंडर रूट ऑफ FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर प्लस FZ स्क्वायर। जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स, उनका एडिशन ऐसे होता है। दो वेक्टर्स के लिए तो हमने कैलकुलेट करके निकाला था कि अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R, और तीन वेक्टर के लिए तुमने न्यूमेरिकल किया था कि वो 6 मीटर गया ईस्ट में, फिर गया 8 मीटर नॉर्थ में, और फिर गया 10 मीटर ऊपर। तो तीनों डायरेक्शन कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो अब जब तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला मैच हो रहा है। पर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई, अगर मुझे डायरेक्शन भी निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें जो आसान तरीका हुआ है कि हम इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इट्स डायरेक्शन is given by unit vector in its direction अगर इस यूनिट वेक्टर को मैं n कैप से दिखा रहा हूं तो ये होगा वेक्टर f डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि मैं f की वैल्यू लिखूंगा fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। तो ये तरीका है। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई सा मैं करवा रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे अलग क्वेश्चन। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तुमसे कहा जाता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, कोई दूसरा वेक्टर लेता हूं मैं, वेलोसिटी वेक्टर सपोज, ये तुम्हें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j माइनस 5k। तुमसे कहा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। तो जो तुमने अभी पता किया मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ रहा है fx की जगह यानी vx की जगह 2 का स्क्वायर प्लस ये आ रहा है vy की जगह 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 आ रहा है vz की जगह, तो माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हमको मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 25 यानी अंडर रूट ऑफ 20 को 30 मान लो तो ये 34 हो गया और 4 39 हुआ कि 38 हुआ? अंडर रूट ऑफ 38
और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो v कैप वेक्टर v अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखेंगे 1/√38 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये डायरेक्शन हो गई, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वापस ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं 3D रेजोल्यूशन। इसमें डायरेक्शन कोसाइन का जो कंसेप्ट है वो समझोगे। डायरेक्शन कोसाइन का क्या कंसेप्ट है, इसी डायग्राम में आप एंगल दिखाएंगे अब उनके सिग्निफिकेंस से। माना कि x एक्सिस के साथ ये अल्फा बना रहा है, कल तुम्हें समझाया था x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, 3D में है, तो f cos अल्फा fx के बराबर होगा, पर f sin अल्फा fy के बराबर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अलग से जानकारी चाहिए कि y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, माना कि बीटा, और अगर ये z एक्सिस के साथ बना रहा है गामा, तो लैंग्वेज में तुम लिखोगे इफ एंगल बनाने के बाद if vector f makes angle alpha, comma beta and gamma respectively, alpha, beta and gamma respectively, with direction of x, y and z axis, axis का plural ax, es, axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines, are called direction cosines, comma, which can be represented as cos अल्फा कितना होगा मुझे पता है कि जो fx है वो f cos अल्फा है, cos अल्फा हो गया fx अपॉन f, क्योंकि fx f cos अल्फा है, एंड cos बीटा, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, cos बीटा, क्योंकि बीटा एंगल है तो मैं f cos बीटा को कह सकता हूँ fy, तो f cos बीटा अगर fy है तो cos बीटा हो गया fy अपॉन f। सिमिलरली cos गामा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा fz अपॉन f, क्योंकि f cos गामा जो है fz के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। तुमसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच रिलेशन ऑब्टेन करो, तो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच मुझे सिंपल सा एक रिलेशन मिल रहा है। अगर मैं तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मुझे मिलता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, कॉमन फैक्टर इज 1 अपॉन f स्क्वायर, ऊपर बचेगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो क्वांटिटी है वो f स्क्वायर के बराबर है, सो सिंपली इट इज 1, कैंसिलेशन हो गया। तो इसको हम कई जगह यूज करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये हमने पढ़ लिया वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो वास्तव में एडिशन ही करते हैं, बस वेक्टर का जो नेगेटिव है वो जोड़ देते हैं। तो उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं, एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब उसने 1/4 चक्कर पूरा कर लिया उसकी वेलोसिटी में चेंज निकालो। तो यहाँ से मान लो वो स्टार्ट हुआ था पॉइंट ए से, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी से टेंजेंशियल v है, 1/4 चक्कर पूरा करने पर वो पहुंच गया पॉइंट बी पर और उसकी वेलोसिटी हो गई vb। तुमसे पूछते हैं वेलोसिटी में चेंज निकालो,
तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन की एप्लीकेशन है जो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी VB में ऐड करूँगा मैं माइनस V है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर V है। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। अगर इस ड्यूरेशन का तुम्हें टाइम भी दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एक्सेलेरेशन भी मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है जिसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हम सीधे आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पर। एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन, रेजोल्यूशन सीख लिया। नाउ मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट है विद ए स्केलर, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। जैसे स्केलर कोई क्वांटिटी मान लो लैम्डा, सपोज दैट स्केलर इज लैम्डा, और वेक्टर है ए, वेक्टर ए या वेलोसिटी वेक्टर लेता हूँ v। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लैम्डा से वेलोसिटी वेक्टर v को, देन इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है लैम्डा टाइम्स, और डायरेक्शन रहती है v की डायरेक्शन अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर लैम्डा एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तब तो इसकी यूनिट वही रहेगी जो v की यूनिट। अगर लैम्डा प्योर नंबर है, मान लो 2 है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। -2 है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पर अगर लैम्डा जो है वो ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसमें यूनिट है खुद में, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्वांटिटी की यूनिट बदल जाएगी। जैसे फोर्स F इक्वल टू ma, तो m एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा की जगह और उसकी यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की बनती है न्यूटन, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लॉजिकली ऐसे होगा। तो ये तो हुआ स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर। सेकंड, विद ए वेक्टर, किसी वेक्टर को तुम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो दो सिचुएशन बनती है, या तो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है स्केलर, तो इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, या फिर बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दोनों नाम इसके हैं। जब स्केलर क्वांटिटी एज प्रोडक्ट मिल रही है तो बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और अगर वेक्टर मिलता है तो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर मैं किसी वेक्टर A का प्रोडक्ट किसी वेक्टर B के साथ लेता हूं और मुझे स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में मिलती है, तो मैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को ऐसे दिखाऊंगा, A डॉट B, और ये जो रिजल्टेंट आता है वो ऐसे आता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। यहाँ हम इसको ऐसे मानते हैं कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में होगा B cos थीटा, B cos थीटा को हमने A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिलता है स्केलर। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, स्केलर प्रोडक्ट, तो वर्क एनर्जी पावर में तुम पढ़ोगे वर्क W, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, F डॉट S। ऐसे ही तुम पढ़ोगे पावर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का, F डॉट V। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह काम आता है। पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।
वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें हम अगर, तो इसको ऐसे दिखाते हैं A क्रॉस B, और ये वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में AB साइन थीटा। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे दिखाते हैं n कैप, और उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर तुम A क्रॉस B निकालना चाहते हो तो अपना राइट हैंड लो, उंगलियों को A की डायरेक्शन में फैलाओ, B की तरफ घुमाओ, अंगूठा जो डायरेक्शन बताएगा वो होगी A क्रॉस B की डायरेक्शन। तो अगर ये जो वेक्टर है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C से, इट इज C वेक्टर। तो अगर A क्रॉस B C के बराबर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? उसमें प्रॉपर्टी होगी C विल बी परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज C विल बी परपेंडिकुलर टू B, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है? आगे 12th में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स 9th में भी शायद पढ़ाओ। अगर Q चार्ज V वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड B में, मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, Q चार्ज V वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर कर जाता है तो उस पे लगता है Q टाइम्स V क्रॉस B। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है FM, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, साइंटिस्ट लॉरेंज ने दिया था। तो ये जो FM होता है ये V के भी परपेंडिकुलर होता है और FM B के भी परपेंडिकुलर होता है। V और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, इसी तरह से। पर अगर मुझे यहाँ पे B क्रॉस A निकालना है तो तुम देख सकते हो जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी? अपोजिट, इनवर्स। तो अगर n कैप यूनिट वेक्टर है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस n कैप, और ये हमें मिलेगा माइनस AB साइन थीटा n कैप। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, जबकि यहां मैं कह सकता हूं A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो अगर ऐसा है A डॉट B इक्वल टू B डॉट A तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड, कम्यूटेटिव स्केलर प्रोडक्ट। वहां नहीं है ऐसा। अगर ये माइनस में हटा दूं तो मुझे ये लिखना होगा A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ऑर्डर चेंज करने का उस पर असर नहीं होता। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। यूनिट वेक्टर्स के बीच में जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो निकालो, सब हेडिंग लगाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले उसको पढ़ेंगे फिर वेक्टर प्रोडक्ट को। फर्स्ट पॉइंट, it is commutative. The property, it is commutative, that is A dot B equal to B dot A. Second point, अगर A dot B 0 है जबकि A और B दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ये डेफिनेट है कि जो थीटा है वो 90 होगा। तो तुम लिख सकते हो इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0, then those two vectors must be orthogonal। तो ये एक वर्ड होता है ऑर्थोगोनल, इससे तुम्हारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दोस टू वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे A dot B equal to 0 and A is not equal to 0 and B is not equal to 0, 0 वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। दोनों नल वेक्टर नहीं है, then
cos थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा 0 का मतलब है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में? thus to prove that two given vectors are perpendicular to each other. To prove that two given vectors are perpendicular to each other. Given vectors कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं? नॉन जीरो। Given non-zero vectors are perpendicular to each other, comma, we prove their dot product as zero. हम उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर देते हैं, तो उससे प्रूव हो जाता है कि दोनों परपेंडिकुलर। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स वो हम पता करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आई कैप डॉट आई कैप, जो फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह आई का मैग्नीट्यूड 1, बी की जगह दूसरे आई का मैग्नीट्यूड वो भी 1, और दोनों के बीच एंगल, कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री, cos 0, तो हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं लिख सकता हूँ j डॉट j इज आल्सो 1, k डॉट k इज आल्सो 1। तो यहाँ से एक जनरल रूल निकल के आया। हम देख रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो स्केलर मिल रहा है। तो जब भी तुम किसी वेक्टर को स्केलर में बदलना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ले लो। जैसे अगर मैं किसी वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ लेता हूं तो मुझे मिलता है a स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर को स्केलर में बदलने का ये तरीका है, उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ। पर अगर मैं बाकी यूनिट वेक्टर की बात करूं तो आई कैप डॉट जे कैप, मैग्नीट्यूड 1, आई का जे का भी 1, साथ में आएगा cos 90, क्योंकि i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और जहां cos 90 आया वो टर्म हो गई 0। सेम लॉजिक से मैं लिख सकता हूँ j डॉट k एंड k डॉट i, ये सब 0। और अगर इनका रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तो हमें पता है कम्यूटेटिव है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, तो j डॉट k 0 है तो k डॉट j भी 0 है। इसके बेसिस पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। सो इफ माना कि कोई वेक्टर a है जिसको हम लिख सकते हैं, उसका x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ax, डायरेक्शन i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये वेक्टर a हो गया। तो कोई दूसरा वेक्टर b है, वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। देन अगर मुझे a डॉट b निकालना है, एक तरीका तो होता है कि a का मैग्नीट्यूड पता हो, b का मैग्नीट्यूड पता हो, दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो हम a भी cos थीटा कर सकते हैं। यहाँ नहीं पता हमको एंगल, तो यूनिट वेक्टर का जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला था उस लॉजिक से अगर चलेंगे तो 3 टर्म्स इसकी हैं, 3 टर्म्स इसकी हैं, तो हर टर्म हमसे मल्टीप्लाई होगी। ax i कैप bx i कैप से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा ax bx, ब्रैकेट में मिलेगा i डॉट i मैं जानता हूँ 1 है। फिर जब ax i कैप by j कैप से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट j जो मिलेगा ax bx इंटू i डॉट j इज 0, तो वो टर्म 0 मिलेगी। ऐसे ये तीसरी टर्म bz k i डॉट k भी 0 मिलेगा। इसी तरह से ay j का bx i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा, पर ay j कैप का by j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ay by j डॉट j इज 1। ऐसे तीसरी टर्म के लिए हमारे पास बचेगा az bz, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। यानी ये एक फॉर्मूले की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर जो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, then a dot b equal to ax bx plus ay by plus az bz, तो इसका इस्तेमाल हम फॉर्मूले की तरह कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी
डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोजेक्शन निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए। पहले एंगल निकालना बताता हूँ। एज हम जानते हैं ए डॉट बी ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। डॉट प्रोडक्ट को अगर तुम रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एंगल मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स करके टेबल में देखकर निकाल लेंगे। सभी को आती है टेबल देखने पे? जिसको नहीं आती है वो पूछ लेना। इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू अभी भी जो मैंने निकाली है मैं लिख सकता हूँ अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय, हम जानते हैं ए है ए का मैग्नीट्यूड जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ, तो 3D रेजोल्यूशन में हमने सीखा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी के लिए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इससे भी सेम रिजल्ट है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते। पांचवी प्रॉपर्टी, टू फाइंड projection of a vector along another vector projection of a vector along another vector or component of a vector along another vector। क्या इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? प्रोजेक्शन निकालना है, कंपोनेंट निकालना है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, एक ही बात है या अलग अलग बात है? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई एक तरह से, या परपेंडिकुलर खींचा जाए तो जो साइड मिलेगी। जैसे सपोज ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और मैं ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे प्रोजेक्शन कहूंगा? यहां से परपेंडिकुलर डाला, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, ये जवाब है हाँ, इसी को कहूंगा। कैसे? ए का इफेक्ट जो बी की डायरेक्शन में हम जानना चाहते हैं वो क्या होगा? ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, बेस आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो प्रोजेक्शन मिल रहा है हमको, छाया इसकी मिल रही है, अगर यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है तो इसकी छाया मिलेगी, तो वो जो मिल रही है वो किसके बराबर है? ए कॉस थीटा। और अगर मैं कहता हूँ ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन वो भी यही है और प्रोजेक्शन भी, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए कॉस थीटा हमको पता करना है। अगर हम फॉर्मूले से देखें कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, तो ये बन जाता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। इसको अलग अलग तरह से हम पता कर सकते हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अब ये ए से कट गया, तो मैं इसको ऐसे ही पता कर सकता हूँ, वेक्टर ए इंटू बी कैप, क्योंकि वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर बी कैप। तो ये भी प्रोजेक्शन का रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना जानना पर्याप्त है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कल करेंगे आज के क्लास में।